वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। कल तो है ही, मेरे को खुद नानी घर भाग गया 5 बजे भाई। मैं जरा कल रखूंगा क्लास, अभी मैं रखूंगा सर, अभी वाइफ को छोड़ के आया हूं, मैं रखूंगा क्लास, मेरी क्लास है। सर 4 बजे 3 बजे होगी, 4:30 तक आ जाऊंगी। 5 बजे राखी बनवाना ना, फिर बैठ वो आ रही हो, तू तो आएगा अभी। हां सर की क्लास में बता देगा, कल तो मैं रख ही नहीं रखा, कल मेरे को पता नहीं है। जब भी वेरिएबल फोर्स होगा, जब भी वेरिएबल फोर्स होगा उस केस में हम लोग एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यानी इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो नहीं बिल्कुल आवाज नहीं आएगी। नहीं सर मैं इधर क्या इंटीग्रेशन। हाँ तो पढ़ो ना इंटीग्रेशन, पढ़ लो इंटीग्रेशन, पढ़ लो ना। ऐसा मैं वहां बात कर रहा हूं डेल्टा एक्स, और देखो एक्चुअली जाओ, ये हम जो स्लाइसेस काटे से देखने में होता है कि ये फोर्स बढ़ रहा है घट रहा है। कैलकुलस कहता है कि फोर्स हर जगह सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम। ये लेंथ हम जोड़ते जा रहे हैं, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो हम इधर बढ़ रहे हैं। ये हर जगह पे स्ट्रेट लाइन होता तो हम एक पॉइंट लेते हैं। कैलकुलस ग्राफ में हम हर जगह पर एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो सेम दी जाएगी। तो एरिया अंडर जो वर्क डन होता है वो होता है आपका एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। और कौन सा ग्राफ है इसमें? इसमें ग्राफ है एफ एक्स डेल्टा एक्स का, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। फोर्स इनटू कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन करेंगे x1 से लेके x2, कौन चेंज हो रहा है? x, तो dx क्या? dx। फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट। w याद रखिएगा, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा कभी भी ऐसे लिखा हो, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, और यहाँ पे क्या x, तो इंटीग्रेट होने के बाद पता क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और अपर लिमिट रखेंगे x2 अलो। अब जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो f हो गया x2 माइनस x1, और इसी को क्या लिख देते हैं हम लोग? f इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू f इंटू, ये आपका आ गया डेरिवेशन जो भी है, छोटा सा इजी पेपर है, मतलब इजी चैप्टर है ये। इसके सारे क्वेश्चन बहुत आसान है अभी फिलहाल। अभी आएगा बेटे हुक्स लॉ आएगा इसमें, फिर हुक्स लगेगा तुमको, टेंशन ना लो। स्प्रिंग लॉ आएगा, क्यों टेंशन ले रही हो? सब आएगा। स्प्रिंग कोफिशिएंट है, ताकि सीरियस रहो। नहीं नहीं, मन क्या डर के पढ़ना चाहिए इंसान को। कैजुअल लेते हो, बहुत कैजुअल ले लेते हो तुम लोग। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी काम करने की क्षमता को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज कैपेसिटी टू डू वर्क, और एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम होता है। एनर्जी और वर्क डन का डायमेंशन सेम होता है, और यूनिट भी सेम होता है। हम पढ़ चुके हैं इस बात को, ठीक है। और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, जैसे अर्ग है। अगले साल जब 12th में जाओगे तो चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कैलोरी आपको पता ही, पढ़ लिया केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाँ ठीक है। किलो, हाँ किलोवाट आवर, ये सभी यूनिट एनर्जी की हैं। कितनी किसकी है? 1 अर्ग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 किलोवाट बराबर होते हैं जूल में 10⁻⁷ 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, और ये होता है 3.6, ये हमने 10th में पढ़ा था, कमर्शियल यूनिट वाला, ठीक है। हमें एनर्जी पढ़नी है, नहीं ठीक है, ठीक है। हमें पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी जिससे कोई काम हो रहा है, जैसे ये पंखा चल रहा है तो मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। तो हमें पढ़नी मैकेनिकल एनर्जी, द एनर्जी प्रोड्यूस बाय वर्क डन 0, हाँ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है पंखे का, फिजिक्स कहती है ऐसा। इसीलिए एक दूसरा टॉपिक आता है ना कि एनर्जी लॉस देखते हैं हम, बिजली खर्च हो रहा है ना हमारा, और कूलिंग हम फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस देखते हैं कि एनर्जी कैलोरी वो भी लॉस कर रहा है। तो कैलोरी के रिस्पेक्ट में पैसा कैलकुलेट करो, कितना कैलोरी बर्न किया वो इक्वल टू मनी। पॉवर्टी चैप्टर पढ़ा है आपने ना, बिलो पॉवर्टी लाइन एबव पॉवर्टी लाइन, तो हम कंपेयर करते थे कैलोरीज, ठीक है सर। सो मैकेनिकल एनर्जी
मैकेनिकल एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल वर्क, मैकेनिकल मीन्स, ठीक है, पेन चला रहे हो मैकेनिकल वर्क है, पंखा चल रहा है मैकेनिकल वर्क है, ठीक है। दो तरह की एनर्जी पढ़ते हैं इसमें, काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बताओ? एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, 9th क्लास में था ये, और इसका डेरिवेशन भी था 9th क्लास में जो डिलीट हो गया था आगे चल के। तो काइनेटिक एनर्जी, पहला काइनेटिक एनर्जी, इस साल भाई पढ़ेंगे इसका डेरिवेशन। तो काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। डेरिवेशन क्या है इसका, कैसे बनेगा ये देखिए, डेरिवेशन, हाँ है, अरे छोटा सा डेरिवेशन, देखो कैसे होगा। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी u। आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी होगी फाइनल, मास वही रहेगा, फाइनल वेलोसिटी हो गई v। इस पे F फोर्स लग रहा है और इसने एक्वायर किया a एक्सेलरेशन, पक्की बात। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as इक्वेशन है। कंडीशन ये है कि इनिशियली बॉडी क्या थी, रेस्ट पे थी, तो यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2as, यही होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर अपॉन 2s, पक्की बात। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा जी तो मास तो वही रह गया, एक्सेलरेशन आपका है v स्क्वायर अपॉन 2s, पक्की बात। और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे भी हमने s लिखना है ताकि फॉर्मूला से s कट गया, तो वर्क इज इक्वल टू हो गया आपका, तो वर्क इज इक्वल टू हो गया 1/2 mv स्क्वायर, और जितना वर्क डन होता है उतना ही एनर्जी होता है, और वही आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। छोटा सा डेरिवेशन है, हो गया डेरिवेशन, कोई दिक्कत? बढ़िया। कैलकुलस मेथड से कैसे करेंगे, ये हो गया एल्जेब्रिक मेथड, ये आपका हो गया एल्जेब्रिक मेथड। अब डेरिवेशन थ्रू कैलकुलस मेथड, कैलकुलस ये भी बहुत आसान है। अगर मानते हैं बहुत थोड़ा सा वर्क डन हुआ है dw, तो वो कितना होगा, बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स उतना ही लग रहा है, तो फॉर आप हो जाएगा f इंटू डी एस, एफ इंटू डी एस। ओके, एक चीज और, जब थीटा मैक्स 0 डिग्री होगा तो वर्क डन मैक्सिमम होगा, क्या होगा, हम मैक्सिमम वर्क डन का केस लेके चल रहे थे, यहाँ पे हो गया cos 0, ये कितना हो गया आपका एफ डी एस, है ना, तो थीटा शुड बी 0 फॉर मैक्सिमम वर्क डन, तो डी डब्ल्यू। अगर आपको टोटल, अच्छा अभी और नेक्स्ट करते हैं, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, डीवी बाई, कैलकुलस यूज कर रहे हैं ना, तो डीवी बाई dt। तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई dt। तो अब इसकी वैल्यू यहां रख दें, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा m dv बाई dt इंटू डी एस। डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो हो जाएगा आपका m dv, नहीं बेटा, ठीक है। दूसरा, अगर हमें टोटल वर्क डन चाहिए तो टोटल वेलोसिटी भी चाहिए, क्योंकि मास तो कांस्टेंट होता है, मास चेंज होता है। सो फॉर टोटल वर्क डन, फॉर टोटल वर्क डन हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कर दीजिए, और वी डीवी का भी क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन। इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेते हैं और फाइनल वेलोसिटी v मान लेते हैं, और आपका वर्क डन जो होगा इसमें कोई लिमिट नहीं पुट करेंगे, सीधे डेल्टा डब्ल्यू बनेगा, चाहो तो इसको भी ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, सीधे डब्ल्यू बन जाएगा ये। अब मुझे वहां बताना, मैंने सिखाया था आपको कि x टू द पावर n dx लिखा है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होता था ये n+1 अपॉन n+1, यही फॉर्मूला होता था। यहाँ पे v पे पावर 1 है, ये v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्या बात है। तो आ तो रहा इंटीग्रेशन आप लोग को, तो आपका हो जाएगा v, अपर लिमिट रखोगे v, लोअर लिमिट रखोगे 0, और ये क्या बन जाएगा w, w बनेगा कि नहीं बनेगा, पता ना।
ये कुछ है नहीं, इसलिए बहुत स्पीड में चल रहे हैं, बहुत इजी चीज है। तो आपका क्या हो जाएगा mv²/2, यानी हाफ mv²। क्या यही एनर्जी होगा, और यही क्या होगा आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। ये हो गया कैलकुलस मेथड से, ठीक है। कैलकुलस मेथड डन। ये सब 9th में पढ़ाया, पता है मैंने, सही बता रहा हूँ, सब 9th में पढ़ाया मैंने। कैलकुलस नहीं पढ़ाया मैंने, नहीं, ये जो रिलेशन था इसके पहले अलजेब्रिक वाला, क्योंकि नया सिलेबस के अनुसार डिलीट हो गया, बट जो पुराने बच्चे जितने थे उनको मैंने पढ़ा रखा है। मैंने ये भी पढ़ाया कि कैसे इनका और मोमेंटम का रिलेशन होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का आपस में रिलेशन होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m, वेयर p इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अभी बने, वो भी बना देंगे 2 लाइन का डेरिवेशन है। नाइन्थ की तो ये थी, 9th में तो बहुत पढ़ी थी। एक ही क्लास में जो पढ़ी थी, मार्क्स भी आए थे, फिर उसके बाद हम बंद हो गए। ठीक है, तो बायो नहीं है ना, ठीक है। क्या है उसकी जगह पे? अच्छा, अब देखिए सर, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv²। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, अगर, अरे मैं रिलेशन बना रहा हूं, अगर मैं एक काम करूं, m यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये यहां स्क्वायर हो जाएगा। छोड़ो, ऐसे करते हैं जैसे इसने किया बुक में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। अगर मैं m ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, यहां डिवाइड कर दूं, कोई चलेगा? कोई दिक्कत है ना? सही है, तो हो जाएगा mv का होल स्क्वायर। तो ये आपका होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ टू m p², यानी काइनेटिक एनर्जी हो गया आपका p²/2m, वेयर p इज मोमेंटम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम। छोटा सा, ये तो हम नहीं भी करते तो वो भी हो जाता, हाफ pv हो जाता, वो भी एक रिलेशन है। देखो कैसे, बताओ, देखो, देखना सर, देखो एक और रिलेशन देख लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv², तो हाफ mv इंटू v लिख सकता हूं। और ये क्या होता है? तो ये भी फॉर्मूला बन गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का। इसी को आपको एसएलआर में एक चीज लिखा हुआ है, p इज इक्वल टू रूट में k2m या 2km, 2 किलोमीटर, ऐसे याद रखना। p इज इक्वल टू 2km किलोमीटर रूट में। देखो ना, इसको इधर भेज लिया तो p² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2km, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी, m इज मास, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट में 2km, यानी कि काइनेटिक लीनियर मोमेंटम होता है 2 किलोमीटर रूट में, ऐसे याद रखना बस। तो पता है 8 टॉपिक करा दिया मैंने। हाँ, टोटल 25 टॉपिक है, 8 करा दिया मैंने। अब आते हैं 9th में टॉपिक, कम से कम 12-15 टॉपिक हो जाएगा आज। 15 टॉपिक तक कराना है मेरे को, 6 टॉपिक और कराना है। मैं सोचा 3 क्लास में खत्म करना है इसको। क्लास तो देखो मैं छोड़ दूंगा 4 बजे, टेंशन ना लो। शिवेन तो यहीं रहेगा, यहीं पे। आप इतना रोका गया इसको है शिवेन। तुम्हारे तो केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर है, बताओ। मेरे को लगता था कि केमिस्ट्री में कम आएंगे, हो जाता है। बेटा कोई दिक्कत नहीं, तो मेहनती हो ना, आपने साइंस लिया है। अगर आपको आराम करना होता तो आपको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए था। ह्यूमैनिटीज लो, बहुत रिलैक्स है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते रहो। आपने साइंस लिया बेटा, कहना नहीं। तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। नहीं, अपनी मेहनत है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा मेहनत, अलग टाइप का मेहनत है ना। वहां पे थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा पढ़नी है ना,
यहाँ तो तुम्हें कम से कम पर चैप्टर 500 क्वेश्चन करना है। अगर आपने, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपको फिजिक्स में टॉप करना है, सेल्फ स्टडी भी करना है बिना टीचर के, आप 500 पर चैप्टर कर लो ना। आ गया फुल में फुल, तो नाम बदल देना अपना। 500 लेकिन आप करते ही नहीं हो। आप करते हो पता क्या, 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, सोचते फुल मार्क्स आ जाए, वो हो ही नहीं सकता है। आपको 500 करना नहीं करना पड़ता है, अपने दीदी से पूछना। वही मैनेज करना है आपको, टाइम मैनेज करना है। अब वो इस तरीके कल आना देखने चली गई थी तुम, तो 3 घंटे फिजिक्स पढ़ती तो रात के 10 बजे गई थी, 10 बजे भी तो पढ़ते हैं इनसे, रात के 3-4 बजे तक बच्चे पढ़ते हैं। वर्क एनर्जी, बहुत नींद आ रही थी उस टाइम में, मेरे को तो मूवी भी नहीं देखनी थी, बट टिकट हो लगी थी, मैं चली तो ये इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में। क्या आज की क्लास का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। आज के क्लास का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ये कहता है कि जो भी चेंज इन एनर्जी हो रहा है किसी भी बॉडी में, वो इक्विवेलेंट होता है जितना हमने काम किया। सिंपल सी भाषा है, जितना आप काम करोगे उतना एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा। यानी कि इट स्टेट दैट, लिख लो स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा आपके पेपर में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। इट स्टेट दैट the work done by the net force acting on a body is equal to the change प्रोड्यूस। कल भी क्लास होगी ऑनलाइन, ठीक है, सब लोग लेना घर से। सर प्लीज रात में लेंगे आराम से, जब रक्षाबंधन वगैरह बन जाएगा तो 9 बजे। चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होगा वर्क डन के। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यानी हाफ mv² माइनस हाफ mu² इज इक्वल टू w। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने वेलोसिटी क्या ले ली, इनिशियल ले ली। फाइनल के लिए हमने v ले ली। ये आपका डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन करा देता हूं मैं, ठीक है। यही तक ये जो लिखा है ना, इसी बात पे पहुंचना है। ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चा, उसका ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। कहने का मतलब कह रहा है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो बराबर होगा जितना वर्क डन हुआ है। सिंपल, बस इसका थ्योरम का नाम दे दे कि ना वर्क है। अभी लिख देते बेटा, टेंशन ना लो। अरे इसमें जनरल एनर्जी के लिए बोला है, पोटेंशियल के लिए भी एप्लीकेबल है ना ये। तो जितना भी चेंज इन एनर्जी होगा, द चेंज इन एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू वर्क डन इन अ बॉडी, इन अ सिस्टम। अभी तक जितने भी टॉपिक हुए हैं सब फॉर्मूला बेस है, सबके क्वेश्चन फॉर्मूला बेस आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इजी है, लगभग 5th एक्सरसाइज पे हूं मैं इस बुक के हिसाब से। तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं इंक्लूडिंग एग्जांपल, ठीक है। अब आते हैं इनका डेरिवेशन करेंगे। एक बार हम फोर्स को कांस्टेंट लेंगे और एक बार वेरिएबल लेंगे। जैसे ही वेरिएबल फोर्स आएगा तो कैलकुलस आ जाएगा। तो एक बार करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम by constant force, work energy theorem by constant force। constant force में हमेशा जो डेरिवेशन होता है वो एल्जेब्रिक डेरिवेशन होता है। क्या होता है? तो हम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, मूविंग विद एक्सेलरेशन a। ये सब लिखना पड़ेगा फॉर्मेटिंग के लिए। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। अगर हम बोथ साइड हाफ mv से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी और इधर भी, मल्टीप्लाई बाई हाफ m से इधर भी और मल्टीप्लाई बाई हाफ m से इधर भी, तो ये हो जाएगा आपका हाफ mv² माइनस हाफ mu²। हाफ से हाफ कट जाएगा, आपका बनेगा ma इंटू s। ma क्या होता है? फोर्स। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। ये मान लीजिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये मान लीजिए आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो E फाइनल माइनस E इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। हो गया प्रूफ।
पेज नंबर 9 पे होंगे। आसान है ना चैप्टर? है ठीक है। एफबीडी भी आसान है, बशर्ते आपको सारे फोर्स रिजॉल्व करने आना चाहिए और बैठ के सोचना पड़ता है ना कि क्वेश्चन देखा और सवाल कर दिया। वो सब फॉर्मूले में होते हैं, जहां पे सोचना पड़ता है तो टाइम लगेगा ही। नहीं, उसमें सोचना पड़ता है। अभी इंडिकेशन पढ़ोगी, एप्लीकेशन ऑफ इंडिकेशन पढ़ोगी, एओडी पढ़ोगी, वहां पे सोचना पड़ता। 12th का चैप्टर है, मेरे को 12th के चैप्टर नाम याद होगा, वही पढ़ा रहा हूँ। अब सेकंड वर्क एनर्जी थ्योरम, और 12th में भी है, वो पीछे नहीं छोड़ेगा। 10 नंबर का है, पीछे नहीं छोड़ेगा, टेंशन ना लो। 10 नंबर का है, पीछे नहीं छोड़ेगा, इसलिए 11th का पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि 12th में रेप्लिका है, कॉपी है। दो चैप्टर 11th की गलती में, दो चीज गलती से मत छोड़ना 11th की, एक रिलेशन फंक्शन और एक लिमिट वाला चैप्टर। अगर इन दोनों को छोड़ा तो 12th में भी स्ट्रॉ लगा के खून पी जाओगे टीचर के। टीचर कितना भी पढ़ाएगा, 2 लोग पढ़ाए मिलके। मैंने कॉन्टिन्यूटी पढ़ाई 3 क्लास में, बच्चों को नहीं समझ आया, किसी को नहीं आया। फिर विकास सर ने फिर पढ़ाई कॉन्टिन्यूटी 11th, शायद देवी को पढ़ाया था बोल, हाँ वही, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करते हैं कॉन्टिन्यूटी प्रूफ करने के लिए। वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स जब भी आएगा तो कौन सा मेथड यूज होगा? कैलकुलस मेथड, यानी इंटीग्रेशन मेथड। तो डब्ल्यू वर्क डन हो रहा है आपका एफ डी एस कॉस 0। मैंने कहा मैक्सिमम वर्क डन लेंगे, तो मैक्सिमम वर्क डन के लिए हमारा फोर्स क्या होना चाहिए? हमेशा 0। हम जब भी प्रूफ करेंगे हमें मैक्सिमम वर्क डन के लिए चाहिए, तो थीटा शुड बी 0। तो आपका हो गया डब्ल्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एफ एस। अब देखो सर फोर्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले क्या था, सेम डेरिवेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये क्या होता है आपका m इंटू डीवी बाई dt, सब कुछ सेम। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एफ, एफ की जगह पे रखा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m एक्सेलरेशन की जगह रखेंगे dv बाई dt, और यहाँ पे है ds। अब ds बाई dt क्या होता है? v, सेम अभी थोड़ी देर पहले किया हमने, ठीक है। इंटीग्रेट इंटीग्रेट 0 से w, 0 से w, आप इसमें क्या कर दो, u से v कर दो, तो v आपका क्या आएगा, m v स्क्वायर बाई 2 u से v, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जैसे लिखना चाहो इसको, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। दोनों तो देखो सेम प्रूफ हुआ था, ठीक है। दोनों से देखो सेम आया है ना, बाय वेरिएबल एंड कांस्टेंट फोर्स। दिस प्रूव दैट वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स। जा रहे हो? बाय बाय, टेक केयर। हाँ और क्या, एंजॉय करो। ये क्या होता है, मैंने बाद आया तो मुझे पहले छोड़ दिया। अरे बच्चे एंजॉय करने दो। पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे 9 to 11 एंजॉय करते हैं, 10 to 12 पता नहीं क्या होगा। 11 को नहीं एंजॉय करने दे सकते हैं, पता है क्यों? 12th में फिर वो सर पकड़ के रोएंगे। जितने भी बच्चे हैं, माइक बंद करता हूँ पहले, तो कंट्रोवर्सी हो जा रही है आजकल वैसे।
नेक्स्ट सेशन एक सेंटर डाल रहा हूँ मैं, नहीं मैं सेंटर डाल रहा हूँ वहाँ पे, उधर ही जहाँ पे है सेम जगह पे। हम चल रही है बात, नहीं तो ये वाला सेंटर चलता रहेगा। वहाँ पे केवल फिजिक्स का सेंटर डाला जा रहा है, फिजिक्स और मैथ्स का, बस 2 सब्जेक्ट। विकास सर, एक सेंटर वहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। अभी आसपास ही करना, यहाँ पे इतनी दूर ना जाओ। नहीं उधर ही करेंगे वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के बच्चे ना यहाँ आ नहीं पा रहे हैं। वही वहाँ पर बहुत बच्चे तो आने बहुत, अभी मेरी ना कल बात हुई उनसे, समीर सर से, जुपिटर के, जानती हो ना, मोस्टली जो बच्चे हैं वो जुपिटर ही जाते हैं, ठीक है। जुपिटर पे पिछले साल तक जो फिजिक्स के टीचर थे, बड़े बड़े भयंकर टीचर थे, राहुल सर, राहुल अरोरा, गॉड ऑफ फिजिक्स बोलते हैं उनको रमेश नगर में। अब उन्होंने पटेल नगर में अपना सेंटर खोल लिया है। तो कल कॉल आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी बात होती रहती है मेरी। देखो उन्होंने मेरी वीडियो मांगी थी। 9-10 के लिए फेमस है जुपिटर तो। ये सब अब साइंस में सब इनके पास प्रॉपर कोचिंग है बंदे की। तो ये कॉल में 2:30, फिर मैंने कॉल के 10 मिनट बात हुई थी, तो फिर उन्होंने बोला अपनी वीडियो भेजो, तो मैंने एक वीडियो भेजी अपनी। तो मार्केट है वहाँ पे, करते हैं कुछ। नहीं, ये जोशी रोड पे रहते हैं, हाय सर प्लीज आ जाओ, मेरे को बड़ा जोशी काम रोड पे, पड़ेगा वो। जोशी रोड मेरे पे को 4 घंटे बिठाओ ना, तो मैं बैठ जाऊँ। करते हैं कुछ व्यवस्था तो कुछ तो करना पड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनर्जी ड्यू टू, और इसका मैं 9 में फॉर्मूला पढ़ा था, मुझे आता नहीं समझ। एम, अरे तुम बैठी हो अभी, तो पास जो एनर्जी वो mgh है, पोटेंशियल एनर्जी है। वो मुझे समझ आ नहीं आती। यहाँ से पीस ऑफ पेपर को, अभी सम हाइट पे है, कुछ हाइट है मान लो, अभी यहाँ पे कुछ इसकी एनर्जी होगी, जब हम इसको चलाएंगे तो काइनेटिक बनेगी, फिर लाके रख दी यहाँ पे, फिर पोटेंशियल बन गई। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती रहती है, और हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सेम। एक मैंने 10th में या 9th में एक बॉल वाला एग्जाम्पल बताया था, अगर जो बच्चे पढ़े हों, क्या एग्जाम्पल था, ऐसे एग्जाम्पल बताया था मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि मान लेते हैं ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि इन दोनों का सम जो है हर पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी शुड बी सेम। अभी हम एक वैल्यू ले लेते हैं कि इन दोनों का सम जो है वो है आपका 500 जूल, वैल्यू ले रहा हूँ बस। अभी फिलहाल बॉल यहाँ पे है, एकदम हाईएट पोजीशन पे, जब यहाँ पे है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगा 500 और काइनेटिक एनर्जी होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि रेस्ट पे है। थोड़ा नीचे आया, मान लो अच्छा डिस्टेंस भी ले लेते हैं, 100 मीटर ले लेते हैं, तो अब थोड़ा सा नीचे आया, 200 मीटर पे आ गया, मान लो यहाँ पे 200 मीटर पे आ गया, ये 100 था, अब बॉल यहाँ आ गया, तो हल्का सा मोशन किया, जब मोशन करेगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अभी हम रफली वैल्यू दे रहे हैं, मान लो मैंने दिया 100 दे दिया, क्या दे दिया 100 जूल, तो जब इधर 100 जूल होगा तो वो यहाँ से माइनस होगा, ये कितना हो जाएगा 400 जूल, क्योंकि हर बार कितना होना चाहिए 500 जूल ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थोड़ा और नीचे आया, मान लो यहाँ पे आ गया, और नीचे आ गया, मान लो 60 पे आ गया, 60 मीटर पे बॉल यहाँ पे आ गया, अब मान लो ये हो गया 300 जूल, तो ये आपका हो जाएगा कितना 200 जूल, क्योंकि हर पॉइंट पे ऐड होकर कितना होना चाहिए 500 जूल। मान लो धड़ाम से गिर गया, गिरने के जस्ट पहले काइनेटिक एनर्जी था 500, गिरने के जस्ट पहले, रेस्ट होने से पहले ये कितना होगा 0। इसी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, अरे सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब है तो दोनों, काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एट एनी पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी शुड बी रिमेन सेम, उनका एडिशन, उनका सम हमेशा नहीं, उनका सम हमेशा सेम रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लिखो इसके बारे में, इज द एनर्जी stored in a body or a system by virtue of its position, in a field of force or by its configuration। तो किसी पार्टिकल का, किसी ऑब्जेक्ट का जो शेप साइज होता है उसके वजह से भी उसके पास एक एनर्जी होती है, भाई स्ट्रक्चरिंग है ना, जैसे एटम्स का अपना एक एनर्जी है, क्योंकि वो एक खास पैटर्न फॉलो कर रहे हैं अपने बॉन्ड को बनाने के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी, जैसे मान लो अगर 2 बॉल ऐसे रखी हुई हैं, ऐसे 3 बॉल ऐसे रखी हुई हैं, इनके पास भी कुछ एनर्जी होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, इनके पास भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी।
बट अलग अलग हो, क्योंकि अलग अलग होगी क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग। कैसा है? कॉन्फ़िगरेशन। तो वही लिखा है बाय इट्स कॉन्फ़िगरेशन ऑल्सो। एग्जाम्पल्स इसके हैं, जैसे छत के ऊपर हम टंकी रखते हैं ताकि हाई पोटेंशियल हो, पानी बिना इलेक्ट्रिसिटी के नीचे जाए। छत पे टंकी क्यों रखते हैं? हाई पोटेंशियल रेस करने के लिए, है ना, हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो अब जैसे कि डैम में पानी स्टोर करते हैं तो उसमें कभी कभी डैम फट जाता है बिकॉज ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, बिकॉज स्टोरेज ऑफ वाटर, तो डैम ब्लास्ट कर जाता है। और पोटेंशियल एनर्जी 3 तरह की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशन की वजह से लगती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कंप्रेस करने के पार्टिकल को कंप्रेस और खींचने से होती है, और इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी जो कि एटम्स और आयंस के बीच में लगती है, चार्ज के बीच में लगती है। तो पोटेंशियल एनर्जी 3 तरह की होती है। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टाइप्स ऑफ, ओहो आओ बैठो, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। आज भी स्कूल था, क्लास रही होगी। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एसी चला ले यार, गर्मी हो रही है। टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ड्यू टू द कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ इलास्टिक बॉडी, जैसे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। खींचा, छोड़ दिया, तो वो स्टोर्ड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी थी। जब आपने खींचा, लेंथ बढ़ाया, तो भी उसके पास एनर्जी है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन शेप एंड साइज। इलेक्ट्रो 3 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है? इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, स्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो भी आपस में इनके पास एनर्जी होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी। रुक जा बेटा, अरे बहुत इजी टॉपिक है ये आसान टॉपिक। नेक्स्ट क्लास जो हो गया सेकंड लेक्चर, वो रियल क्लास है। ये बस ऐसे टॉपिक कराना है ना मुझे। ग्रेविटेशन स्कूल में छोड़ भी देते हैं ये टॉपिक, तुम्हें कराया ना, ठीक है। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, इसका मास होगा mg। इसको उठाकर h हाइट पे हमने यहाँ पे ला दिया, h हाइट पे, यहाँ से उठा के, जैसे यहाँ पे रखा हुआ था ना, ये बेस पे रखा हुआ, यहाँ से उठा के h हाइट पे ला दिया, तो कुछ डिस्टेंस हमने मूव किया, तो इसका फोर्स होगा mg, यही लगेगा ना फोर्स। अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि वर्क एनर्जी होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें? h, और फोर्स कितना है? mg। तो इसका डेरिवेशन हो गया, जो वर्क होगा वही क्या होगा? एनर्जी। तो mg h, इसका डेरिवेशन हो गया, ये इसका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। ओहो, कौन गाना बजा रहा है भाई? चुरा लिया है दिल को, है। किताब निकालो, फिजिक्स एसएलओरा पार्ट 2 ऑप्टिक्स। अभी ख़त्म करेंगे हम लोग टॉपिक, 10-15 मिनट दो, इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग पे हम ख़त्म कर देंगे। आज ऑप्टिक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें हैं कि कंजर्वेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है कि आप अगर, जैसे ये बॉक्स है ना, ऐसे रखा था, मैं ऐसे 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 भी ले जाके हूँ, पोटेंशियल एनर्जी mgh ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी 5 पे डिपेंड, ये 9th में पढ़ा था। 10th 12th 11th में इसका मैथमेटिकल प्रूफ है, वो करना है, देख लो। सो कंजर्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो हम पढ़ते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, हेडिंग है हमारा, 13th टॉपिक है कंजर्वेटिव। अब सोचो ये 13 टॉपिक फिर से रिवाइज कराना मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड, और नॉन कंजर्वेटिव करता, ठीक है। तो पहला है आपका कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लिखो। कंजर्वेटिव, द फोर्स इज कंजर्वेटिव
द फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन by the force in displacing a particle from one point to another is independent of the path, मतलब रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ followed by the particle and depend only on the end point, इसके लिए समझाया गया, कुछ इस तरह से डायग्राम दिया गया है आपकी बुक में। ये पाथ 1 है और ये पाथ 2 है, A to B। यानी अगर आप पहले रास्ते को चुन के जाइए A to B, तो जो वर्क डन होगा उतना ही वर्क डन होगा अगर आप A to B जा रहे हैं। तो दोनों रास्ता चुनेंगे अगर आप, चाहे आप ऐसे रास्ते से जाइए तो भी जो वर्क डन होगा, चाहे आप ऐसे जाइए तो भी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, सेम होगा। यानी वर्क डन अलोंग पाथ A इज इक्वल टू वर्क डन अलोंग पाथ 2 must be same। दूसरा देखिएगा, सेकंड केस, ये लिख लीजिए। हाँ, वो पाथ 1 पार्ट 2 किया मैंने, वर्क। हाँ कल आपने क्या कहा था? क्या? तुम किसी भी संडे नहीं आती। हाँ, तो आज उसका संडे नोटेड। रिया 18 अगस्त की संडे को 2024 के साल में आई थी क्लास, 11th क्लास की रिया गुप्ता, सेंट थॉमस की मंदिर मार्ग। ठीक है, हो गया डिक्लेयर। चलो सेकंड देखिए, सेकंड केस ए से बी आप गए और आते समय, मतलब सेकंड ऑप्शन में आप बी से ए आए। तो अगर ऐसा हो रहा है, पहला है वर्क डन जो होगा फॉर ए टू बी इज इक्वल टू वर्क डन फॉर बी टू ए, बट बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन WAB प्लस WBA माइनस ये क्या होगा, 0। क्या होगा, 0। सो वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इज 0 इज, so a force is conservative, a force is conservative if the work done by force in moving a particle around any closed path is 0 देखिए नेक्स्ट है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। समझाते हैं, ये ब्लॉक है
इस ब्लॉक को आप इस बार सीधा नहीं ले जाएंगे, कभी ये रास्ता अपनाएंगे, फिर ये रास्ता अपनाएंगे और फिर जाकर आप यहाँ पे बॉक्स ले जाएंगे। तो आपका रास्ता कुछ ऐसा होगा, ए से सी, फिर बी, फिर ई और फिर बी। एक तरीका था ए से सीधे बी चले जाइए। अब एक बात समझिएगा, इस वाले डायरेक्शन में थीटा होगा 0, इस वाले डायरेक्शन में होगा थीटा 90। किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में। फोर्स आपका ऊपर ही है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स तो हमारा यही है, यही डायरेक्शन है फोर्स का। इस केस में डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ऐसे था, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट AC वेक्टर। इस वाले केस में आपका फोर्स अभी भी ऊपर ही है, बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा है? डिस्प्लेसमेंट CB परपेंडिकुलर है। कैसा है? इसमें फिर से सीधा हो गया, यहाँ पे थीटा फिर से 0 हो गया और यहाँ पे थीटा क्या हो गया? तो अगर मान लो यहाँ का वर्क डन W1, यहाँ का वर्क डन यहाँ का W2, यहाँ का W3 और यहाँ का W4, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा? W1 प्लस W2 प्लस W3। तो सब जो टोटल वर्क डन होगा वो सबके बराबर हो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। अब ध्यान देने वाली बात है कि W2 और W4 0 होगा। क्या होगा? क्योंकि थीटा आपका यहाँ पर 90 डिग्री है। तो बचा क्या? आपका बचेगा W1 प्लस W2, यही बचेगा ना। अब एक बात सोच लेते हैं कि मान लो ये वाली हाइट है H1 और ये वाली हाइट जो बची वो H2। कंडीशन ये है कि H1 को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? H। तो वर्क डन आपको क्या मिलेगा? पहला वाला वर्क डन बनेगा mgH1 प्लस mg, पक्की बात ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फिर यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेंगे H1 प्लस H2 तो आपको क्या मिल गया? mgH। तो कहने का मतलब है कि रास्ता कोई भी चुनो आपको एट द लास्ट mgH मिले, सीधे चले जाते हैं आप। तो ये है कंजर्वेटिव नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। मेरे को लॉज ऑफ मोशन के तुम्हारी कॉपी में 100 क्वेश्चन चाहिए नंबर के साथ, नहीं तो सोच लेना तो यहीं पे 8-9 घंटे का तुम्हारी क्लास लगवा दूंगा मैं। ये तुम्हारा पनिशमेंट है। तो 6 नहीं करना है, मतलब आगे मिलेगा, मतलब ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो एस एल अरोड़ा से आपको रीड करके आना है। सेल्फ स्टडी में होमवर्क लिख लो, सेल्फ स्टडी रीड अप टू टॉपिक 6.13 डू इन टेक्स्ट एग्जाम्पल एज वेल एज एक्सरसाइज। ये नया काम है, पुराना काम तो अभी आपको करना ही है। ये होमवर्क है आज का। कौन सा? 18 अगस्त है ना, 18 अगस्त। देखो पढ़ो घर पे, 8-9 घंटे पढ़ो कम से कम, जिस दिन छुट्टी मिले। वही तो नहीं मिलती। चलो आगाज करते हैं। नेक्स्ट सेशन से एक DTS का सेंटर जोशी रोड पे भी होगा, आएगा पक्का, आएगा तो पक्का। हाँ, असमा का पार्क है ना, उधर जाते हैं। हाँ, पीछे पीछे। हाँ, मैं उधर ही, हमारा पूरा सेटअप हो रहा है। बढ़िया। प्लीज़ रिवाइज करके आइएगा, काफ़ी आज पढ़ा गया है, बहुत तेज पढ़ाया मैंने। ठीक है, काफ़ी कंटेंट पढ़ाया है, इतना पढ़ के आओ। 12th क्लास को पढ़ाता हूँ मैं ऑप्टिक्स। थोड़ा ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। तुम कहाँ जा रहे हो बैग उठा के? क्या पढ़ने? आधे घंटे में चले जाओगे तुम, है ना? बहुत होशियार हो तुम। बैठो चुपचाप यहाँ पे, फिजिक्स पढ़ना है। हाँ, मैथ्स में अच्छे मार्क्स आ रहे तुम्हारे। चलो निकालो एस एल अरोड़ा, करो एक्सरसाइज सारे लॉ ऑफ मोशन के।